हरिओम, गुड इवनिंग ऑल। निसर्गोपचार आश्रम में मैं डॉक्टर समृद्धि आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे खास महिला आरोग्य विशेष प्रोग्राम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए दो खास अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ निसर्गोपचार आश्रम से। आपको विनती करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत या फिर कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करते समय हम सब प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करना चाहते हैं। तो आज की शाम और आज का प्रोग्राम का शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि हम दीप प्रज्वलन से आज की शुरुआत करें। और हमारी योग टीचर हमारी भगवती मैम, उनसे विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना। इस प्रोग्राम की शुरुआत इतने प्रसन्न तौर से करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ दो खास डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो कि हमें आज महिला के आरोग्य के बारे में मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो डॉक्टर शुक्ला जट्टार, इनका मैं आज स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शुक्ला जट्टार एक स्त्री लोग विशेष करते हैं जो कि अभी प्रेजेंटली मेनोपॉज सोसाइटी पुणे में कार्यरत है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जीएस कॉलेज मेडिकल मुंबई कॉलेज से की है। उन्होंने अपना लैप्रोस्कोपिक और हाइड्रोस्कोपिक सर्जरी में उन्होंने परीक्षण प्राप्त किया है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में उन्होंने जर्मनी से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है। और अभी उन्होंने उनका पूरा प्रोत्साहन मोस्टली हृदय के उसके संबंधित जो भी स्वास्थ्य समस्याएं रहती है उनके प्रतिबंधक होने के लिए उनका विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा कार्य है। साथ ही में उनको योगा और अदर अल्टरनेटिव थेरेपी में भी उनका विश्वास मानती है, उसका उपयोग करती है। तो मैं मैम का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारी आश्रम की तरफ से मिस दीपाली टिलेकर उनका सत्कार करें। तो मैं दीपाली टिलेकर को विनती करती हूँ कि उनका सत्कार करें। मैम। और हमारे दूसरे अतिथि हैं डॉक्टर तनुश्री देशपांडे मैम, पुणे में स्त्री रोग और प्रसूति विशेष इनका इन क्षेत्रों में 18 वर्ष का अनुभव है। मैम अभी मदर केयर क्लिनिक सदाशिव पेट की रिसोर्ट वहाँ पे जो प्लेस है सदाशिव पेट, वहाँ के मदर केयर क्लिनिक की डायरेक्टर है और वो प्रेजेंटली मेनोपॉज सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही है, कार्यरत है। मैम अपने
आप दोनों यहाँ पे आए, इसलिए मैं आप दोनों का फिर से एक बार आभार प्रदर्शन करती हूँ, आभार मानती हूँ। और मैम का सत्कार करने के लिए मैं हमारे मैम को करती हूँ कि उनका सत्कार करें। थैंक यू दौलत मैम, थैंक यू मैम। तो अभी हम लोग मार्गदर्शन के लिए मैम से विनती करते हैं कि आप हमें हमारे आरोग्य के बारे में अच्छी जानकारी दें, हमें समझाएं कि मेनोपॉज क्या होता है और उससे हमारे बॉडी में क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, महिला का आरोग्य क्यों अच्छे से रखना जरूरी है, हमें खुद को कैसे बैलेंस करना चाहिए, सबका मार्गदर्शन आज हमें मैम बताने वाली है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन चालू करें। तो तनुश्री लंबे समय तक हिंदी बोलने की इतनी आदत नहीं है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो संभाल लीजिए। आज मेनली स्त्रियों के आरोग्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं, कुछ डिसीजेस के बारे में जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि एक स्त्री केंद्र बिंदु होती है किसी भी घर का, किसी भी संस्था का। तो स्त्री के अराउंड सारा परिवार, सारी दुनिया घूमती रहती है, सारा ब्रह्मांड घूमता रहता है, जिसे हम बोलते हैं। तो स्त्री का आरोग्य सबसे जरूरी चीज है। स्त्री का आरोग्य अगर अच्छा रहा तो बाकी सबका आरोग्य अच्छा रह सकता है। हेल्थ मतलब क्या, आरोग्य हम बोलते हैं पर इसका मतलब क्या है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? तो इसमें बोलते हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक वेलबींग, इसको स्वास्थ्य बोलते हैं। हर एक अपनी जिंदगी की जो अवस्थाएं होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की अवस्थाओं में अलग अलग किस्म से हमें स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसे ब्रॉडली हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। इसमें पहला है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब हम सब जानते हैं कि जब भी अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है तो वो मैच्योर होने लगती है, परिपक्व होने लगती है। स्त्रियों के लिए जो मासिक पीरियड्स रहते हैं वो चालू होते हैं, महामारी चालू होती है, वो समय रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब जब प्रेगनेंसी रहती है, प्रेगनेंसी बच्चे पैदा करने की जो स्थिति रहती है वो एज ग्रुप है। पेरीमेनोपॉज मतलब 40s के बाद जब भी थोड़ा से हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस चालू हो जाते हैं, असंतुलन चालू हो जाता है, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं और जैसे ही हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और चौथा है पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति, जब हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं तब की स्टेज है। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स में, स्त्रियों में जो जनन संस्था होती है उसमें जनन संस्था बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग रहती है, पर ये जो जनन संस्था होती है ये कुछ ग्रंथियाँ होती है बॉडी में, उनके प्रभाव में रहती है। सबसे महत्वपूर्ण है वो हाइपोथैलेमस। ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक ग्रंथि रहती है, उसके प्रभाव से पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिवेट होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी ब्रेन में रहती है, उसके प्रभाव से ओवरीज मतलब फीमेल्स में ओवरीज स्टिमुलेट होते हैं। ओवरीज मतलब बीजांड कोष जो होते हैं यूट्रस के बाजू में, तो वो प्रभावित हो जाते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के संप्रेरक हार्मोन्स तैयार होते हैं जिनसे हमारी जनन संस्था काम करती है।
जैसे कि हमें पता है कि फीमेल्स में, स्त्रियों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 प्रकार के हार्मोन रहते हैं, और लड़कों में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन रहता है। ये एक जनन संख्या का पिक्चर आप देखिए कि गर्भाशय रहता है, दोनों तरफ ओवरीज है, अंडाशय है, बीज नलिका हम जो बोलते हैं, तो वो बीज नलिका है। दोनों तरफ बीज नलिका है और नीचे वजाइना है। हर साइकिल में मासिक पीरियड चलने चालू हो जाते हैं, कोश में एग्स डेवलप होना चालू हो जाता है, बीज होना चालू हो जाता है, धीरे ग्रो होके स्पेसिफिक मेजरमेंट में पहुंचता है, जैसे 20 मिलीमीटर 22 मिलीमीटर पहुंच जाता है। उसके बाद हम बाहर आता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस ओव्यूलेशन की वजह से हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के तैयार होते हैं, जिससे गर्भाशय जो रहता है उसका अंदर का जो आवरण रहता है वो थिक होता जाता है। जब भी अगर मानो वो साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं रही तो ओव्यूलेशन के बाद 14 से 15 दिनों में अगला पीरियड आ जाता है, क्योंकि 14 से 15 दिनों में ये जो हार्मोनल चेंजेस है वो ड्रॉप डाउन होते हैं, और जिसकी वजह से जो अंदर का लाइनिंग होता है वो निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। तो हम बोलते हैं कि अभी ब्लीडिंग चालू हो गया, तो वो ब्लीडिंग मतलब क्या रहता है, गर्भाशय का अंदर का जो आवरण तैयार होता है तो वो निकल के आ जाता है। अभी नॉर्मल पीरियड्स हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पीरियड्स कैसे रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि 2 से 7 दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, किसी किसी को 2 दिन होता है, किसी को 7 दिन होता है, 2 से 7 दिन ये नॉर्मल समझा जाता है। मॉडरेट फ्लो मतलब कितना, 2 से 3 पैड्स अगर दिन में लग रहे हैं, फुल सोप हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल समझा जाता है। 3 से ज़्यादा लग रहा है तो हम बोलते हैं कि हेवी पीरियड है, ज़्यादा ब्लीडिंग जा रहा है। और रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब कैसे, तो किसी किसी को महीने के महीना आता है, किसी किसी को थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो मेडिकल टर्म्स में अगर बोले तो 21 से 35 दिनों तक का जो समय रहता है वो रेगुलर मानते हैं। किसी किसी को 21 दिनों में आता है फिर भी रेगुलर है, 35 दिनों में आता है फिर भी रेगुलर है। हाँ, तो उससे अगर ज़्यादा हो गया, 2-3 महीने अगर हो गया पीरियड्स, तो वो बोलते हैं कि नॉर्मल। अभी पीरियड्स में अगर आपको ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब 4-5 पैड्स लग रहे हैं दिन में, और हैवी ज़्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं, ब्लड जैसे गांठें बन जाती हैं ब्लड की, वैसे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेट में, तो उसको बोलते हैं हैवी पीरियड्स। अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहा है, थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर ऐसा है कि ब्लीडिंग ही नहीं हो रहा है, 2 दिन से कम हो रहा है, एक पैड भी बहुत मुश्किल से शुरू होता है, या सिर्फ स्पॉटिंग होता है, जो बोलते हैं ना दाग, सिर्फ छोटे छोटे दाग गिरते हैं, वैसे अगर हो रहा है, कम ब्लीडिंग हो रहा है, तो भी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। और इरेगुलरिटी अगर हो रही है, मानो 20 दिन से भी कम, 15-15 दिन में, 18 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या 2-2, 3-3, 6-6 महीने आ ही नहीं रहे हैं, ऐसी भी अगर हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अभी पीरियड्स के टाइम पे खबर ये क्या बरतनी चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहला होता है क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रहना है, हर रोज़ नहाना ज़रूरी है उन दिनों में। दूसरी चीज़, जो भी आप यूज़ करते हैं, पैड यूज़ करते हैं या टैम्पूल्स आजकल मिलते हैं वो यूज़ करते हैं, या कप्स आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स मिलने लगे हैं, तो वो अगर यूज़ करते हैं तो सारी चीज़ें साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हर 6-6.5 घंटे में पैड्स आपको बदलना चाहिए। बदलते टाइम लोकल एरिया पूरा रूम पे क्लीन करके ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, रैशेस वगैरह भी आ सकते हैं। तो वैसे ना रहे, क्लीन पैड्स या क्लॉथ्स, टैम्पूल्स, और वो डिस्पोज कैसे करना है हम सब लोग ये करते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। पैड्स अगर आप हैं तो कोई भी आपके न्यूज़पेपर है उसमें पूरा रैप कीजिएगा, पूरा रैप करके आप उसको बांध दीजिए, धागे के इस तरह से बांध सकते हैं, या फिर उसका ऐसे पॉकेट जैसे बना सकते हैं,
और उस पर एक रेड डॉट लगाएं। उससे क्या होगा, जो भी वेस्ट इकट्ठा करने वाले वर्कर्स रहते हैं उनको समझेगा कि ये सैनिटरी वेस्ट, डायपर्स रहे, पैड्स रहे, तो ऐसे ये करके रैप करके ही डस्टबिन में फेंकना है, ऐसे ही निकाल के नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरी चीज वो ये डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉयलेट्स में कभी फ्लश नहीं करना, जिससे हम टुकड़े करके टॉयलेट्स में डालते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स फिर क्लॉग हो सकते हैं। सो ये सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गीले कपड़े नहीं रहना चाहिए, मैंने जैसे बोला कि वेट नहीं रहना चाहिए, गीला नहीं, एकदम साफ सुथरा ड्राई रहना चाहिए। फ्रिक्वेंटली 6 to 8 आवर्स में वो चेंज करना है। जो भी आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं मेक श्योर वो कॉटन के हो। कॉटन के रहने से क्या होता है, गीलापन सारा सोख लिया जाता है। सिंथेटिक अगर अंडरवेयर वगैरह पहने तो उसकी रैशेस होने में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो भी पैड्स यूज़ करें उसमें कॉटन कवर के जो होते हैं वो यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ड्राइनेस रहेगा। किसी किसी का सिंथेटिक कवर रहता है, उसकी वजह से भी फिर रैशेस हो सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि स्किन और हेयर का भी क्लीननेस ज़रूरी है, और रोज़ स्नान करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने स्लाइड इसलिए डाली थी कि ये एक रेड डॉट कैंपेन करके है, जिसमें ये सबको अवेयर करना ज़रूरी है कि स्केच पेन हमारे घर पे तो सब ये रहता ही है, तो वो जब भी वेस्ट हम डिस्पोज करने रहते हैं ना, उस पर बड़ा सा बिंदी लगा दीजिए पूरा रेड। हाँ, तो वेस्ट पिकर्स को समझ में आएगा कि इसमें सैनिटरी पैड है या डायपर है, जो भी। अभी इरेगुलर पीरियड्स जब होते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है, उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, पर ज़्यादातर क्या क्या दिखता है, तो पोअरली कंट्रोल डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हमने बहुत सुना है इसके बारे में, किसी से पॉलीसिस्टिक ओवरीज में मैं आज कवर करूँगी। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या रहता है, ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट मतलब पानी से भरे हुए छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं। तो गांठों की वजह से क्या होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, असंतुलन बनना चालू हो जाता है। इस हार्मोनल असंतुलन की वजह से क्या क्या हो सकता है, एक तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, स्किन चेंजेस हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्किन डार्कनिंग होता है, आर्मपिट्स में या नेक पे ऐसे डार्क स्किन डार्क मतलब काली काली होने लगती है स्किन। हेयर लॉस होता है, और फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, मूंछों के यहाँ पे, दाढ़ी के यहाँ पे थोड़े से हेयर्स ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं, और वेट गेन होना चालू हो जाता है। तो इस वेट गेन होता है, उसकी वजह से हार्मोन्स और ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं, और फिर से पीरियड्स पे उसका असर पड़ता है। तो हम बोलते हैं इसका एक सर्कल है, वेट गेन हुआ, हार्मोन्स असंतुलित हुए, फिर से वेट गेन हुआ, पीरियड इरेगुलर हुए, तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो इसमें हम आजकल जो लड़कियों की लाइफस्टाइल रखी है, थोड़ा जंक फूड ज़्यादा लेते हैं या एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें ट्रीटमेंट हम क्या होते हैं, बाकी के मेडिसिन वगैरह तो दे ही सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट उसका रहता है रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट लेना। जैसे मैं ये इसमें लिख रहा कि फेशियल हेयर ज़्यादा लग रहे हैं, सोनोग्राफी अगर हम करें तो ऐसे मैंने जैसे बोला कि पानी से भरे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, तो वैसे दिखता है। अभी इसके ट्रीटमेंट में मेनली डाइट हम फॉलो करेंगे। डाइट मतलब क्या करेंगे, क्रैश डाइटिंग नहीं करना है। क्रैश डाइटिंग मतलब खाना ही नहीं खाना, उपवास करना, ऐसे नहीं करना। जो भी आप खा रहे हैं उसमें कैलोरीज लो करना है। कैलोरीज लो करना मतलब क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, प्रोटीन्स, फल, सैलड्स, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करो। इसमें और प्रोबायोटिक रहते हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं, तो इससे कैलोरीज तो अपने आप कम हो जाएंगे जो भी आप खा रहे हैं उसमें, और प्रोटीन्स अच्छे से मिलते रहेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें, ये सारी धान, दालें, ये सारी चीज़ें लेना है।
राइस, गेहूँ, मैदा तो बिल्कुल नहीं, ये सारा चीज़ कम करना है। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना है और रेगुलर डाइट लेना है, स्किप नहीं करना है। आज खाया ही नहीं, आज दिन में कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, ये नहीं है। ओके, तो और जो भी आप खाएं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज सिर्फ दाल चावल खा लिया, ऐसे नहीं करना। दाल चावल किया है उसके साथ सब्जी भी होना ज़रूरी है, सैलेड भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो चावल कम ले लीजिए, दाल ज़्यादा लीजिए, तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है? अभी फल है सारे, ये जो फल है उससे मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इस मिनरल्स और विटामिन की वजह से हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो पचाने में मदद मिलती है। वो फैट की तरह स्टोर नहीं होगा, वो ज़्यादा पूरी तरह पचा सकते हैं अगर हम फल वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो। ठीक है, आयरन और विटामिन किन किन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं? तो सारी हरी चीज़ें, हरी सब्जियाँ और जो होते हैं ना, ककड़ी, गाजर, ये जो मूल वाली सब्जियाँ रहती हैं, वो सब्जियाँ उनमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हमारी सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उसका पराठा वगैरह बनाकर खा सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ डाइट करना मतलब कुछ बोरिंग नहीं करना है, उसका इंटरेस्टिंग कुछ तो करके व्यंजन बना के खाना है। ठीक है, ये तो सबको अच्छा लगता है पर ये नहीं खाना है। ओके, और क्या क्या? पिज़्ज़ा है, बर्गर, सैंडविच, इसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा रहता है, फ्राइड फूड रहता है जो पचाने में बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली हमारा फ्रेंच फ्राइज, बड़ा पाव सबको अच्छा लगता है पर ये सेहत के लिए उतना ही हानिकारक है, तो ये नहीं खाना है। ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से ओमिट करो, मतलब कोई क्या फिर आप बोल रहे हैं कभी कुछ नहीं खाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं, अगर आपको खाना है तो वीक में एक आध बार खा सकते हैं, पर जैसे हम अगर मन को लगा आज बड़ा पाव खाना तो आज बड़ा पाव खा लिया, बाकी कुछ नहीं खाया, ऐसे नहीं करना। वीक में एक चीट डे डिसाइड किया ना आपने कि बाबा आज के दिन थोड़ा सा कुछ तो मैं ऐसे खाने वाली हूँ, मन को जो अच्छा लगे, तो एक दिन वो खा सकते हैं, पर रेगुलर डाइट में उसको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि स्किप नहीं करना, मीन्स आज खाया ही नहीं, उपवास ही किया है, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम शाम को खाते हैं, उसके बाद रात भर सो के उठते हैं, तो सुबह की जो भूख रहती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग भूख रहती है। तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी जो भी आप खाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है। ठीक है, और अर्ली डिनर्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम रात का खाना खाते हैं तो जितना देरी से खाएंगे उतना पचाने में उसको टाइम लगेगा। तो यूजुअली हम बोलते हैं 7 से पहले खाना खा लो रात का, तो खाना खाने के बाद सोने तक का जो समय है उसमें एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा अंदर चाहिए, तो तब तक ये थोड़ा सा पच जाता है रात का जो खाना है। ठीक है, जिनमें एटलीस्ट एक फल खाना है। आइडियली हम 2 होते हैं, एक सीजनल फ्रूट और एक साइट्रस फ्रूट, किसी तरीके का। पर अगर आप 2 नहीं खा पाए तो एटलीस्ट एक फल तो खाना ही है। एंड सैलड, हर एक मील में सैलड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज किस तरीके का कर सकते हैं? जो आप जिस एक्सरसाइज का आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं उस टाइप का एक्सरसाइज कीजिए। जो यंग लोग हैं उनके लिए किसी भी तरीके का स्पोर्ट रहता है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, या ऐसे कुछ स्पोर्ट अगर वो कर रहे हैं, डांस हो गया जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसी कोई भी एक रेगुलर एक्टिविटी आपका रहना चाहिए। इससे क्या क्या मिलता है? स्ट्रेंथ होती है, मसल बिल्डिंग ज़्यादा होता है, मसल स्ट्रेंथ अच्छे से
तैयार होगी। मसल्स जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उससे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे बोन स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ती है और हमारा वजन जो है वो घटने में मदद होती है। वजन फैट जो है वो फैट लॉस होता है। वजन जो बढ़े आपका तो वो मसल मास से बढ़ना चाहिए, बोन्स और मसल्स का वजन होना चाहिए, ना कि फैट का, है ना। तो फैट कम होना चाहिए शरीर में और मसल मास और बोन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हम बोलते हैं कि एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं। एंडोर्फिन्स नाम का एक प्रकार का संप्रेरक होता है जो शरीर में जब हम व्यायाम करते हैं तब तैयार हो जाता है। इनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन्स मतलब जो एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है, आप खुश रहते हो। आप कभी भी देख लो, थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद आपको एकदम हल्का हल्का और अच्छा लगता है कि नहीं, उसका कारण है वो एंडोर्फिन्स। तो हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं जो आपका स्ट्रेस कम करते हैं और स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाने के बाद बॉडी का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, जिससे आप ज़्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज जो भी है तो एक जिनको पॉसिबल नहीं है आउटडोर जाना वो घर में किसी तरीके का एक्सरसाइज कीजिए। जिनको बाहर जाना पॉसिबल है वो किसी तरीके का कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी में ये हो सकते हैं। और कुछ तो आज पढ़ाई है इसलिए डांस क्लास मिस कर लिया, आज पढ़ाई है इसलिए ग्राउंड पर नहीं गए, ऐसी बात है। पढ़ाई अपनी जगह पे है और खेलकूद अपनी जगह पे, वो दोनों भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग या फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये भी एक्सरसाइज उस हर एक अपनी एज के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी एक्टिविटी करें उसके साथ में प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये भी अगर करें तो आपका जो कंसंट्रेशन एबिलिटी होता है, फोकस करने का, मेंटल फोकस करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी। और योगा करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, मांसपेशियों में ताकत आती है और बोन स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, क्योंकि मांसपेशियां जैसे ही ताकतवर होंगी, मांसपेशियां किसको अटैच रहती हैं, बोन्स को रहती है ना, तो वो बोन्स भी फिर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो कोई भी अगर सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं तो रोज 12 सूर्य नमस्कार, ऐसे कुछ तो एक आदत डालनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जैसे ही हमारा जनन संस्था मैच्योर होने लगती है तो क्या क्या होता है, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो रहते हैं, जनन संस्था के जो भी ऑर्गन्स है, यूट्रस है, ओवरीज है, ये सारे एनलार्ज और मैच्योर होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। बॉयज में रहता है वो इरेक्शन, पेनाइल इरेक्शन रहता है, थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ खिंचाव ज़्यादा रहता है, अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। लड़कियों में 10 से 16 सालों के बीच में पीरियड्स आना चालू हो जाता है, और लड़कों में स्पर्म प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, एंड वो दोनों की जनन संस्था मैच्योर हो जाते हैं। इस स्टेज पे ही दे कैन रिप्रोड्यूस, मतलब प्रेगनेंसी रह सकती है, बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो अभी हमको ये भी याद रखना है कि जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाती है तो सेक्सुअल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या क्या खबरदारी बरतनी चाहिए और क्यों बरतनी चाहिए। खबरदारी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी करने से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वजाइनल इन्फेक्शन होता है, सर्विक्स का होता है, गर्भाशय या गर्भनलिका में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है, जिसकी वजह से बाद में उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो संबंध रहने से एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं, जिनको हम गुप्त रोग वगैरह बोलते हैं, ऐसे रोग भी हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रेगनेंसी रह सकती है।
प्लान करने से पहले प्रेगनेंसी लेना भी हानिकारक रहता है। सेक्शुअल अब्यूज इन केसेस ऑफ रेप एंड ऑल, सो उनमें भी सावधानी अगर करते तो ज़्यादा अच्छा है। अर्ली सेक्शुअल इन्वॉल्वमेंट, मैंने जैसे बोला कि जैसे ही बच्चे टीनेज में पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह हो सकता है। ऐसे में प्रॉपर एजुकेशन अगर रहा, इन चीज़ों का प्रॉपर ज्ञान अगर पहले से रहा तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सेक्शुअल एक्टिविटी में नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में वगैरह भी सेक्शुअल एजुकेशन देते हैं। अनसेफ सेक्शुअल बिहेवियर, अगर सावधानी ना बरतो तो क्या क्या हो सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो नहीं चाहिए, ऐसे प्रेगनेंसीज, बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसीज ऐसे भी रह सकते हैं। ऐसे में हड़बड़ाहट में जाके अगर अनसेफ तरीके से अबॉर्शन किया तो इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि डेथ भी हो सकती है। तो ये कभी भी कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी इन्फेक्शन है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ भी अगर शंका हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेना चाहिए। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो संबंध रखने से सेफ संबंध नहीं अगर रखे तो उससे क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। HIV हो सकता है, ये तो हम सबको पता है ना। HIV हो सकता है, वो प्रोग्रेस होकर एड्स बन सकता है। HIV ये इन्फेक्शन, एड्स ये एक्चुअली फुल ब्लोन डिसीज है। और अगर यूट्रस या गर्भानलिका या ओवरीज या इससे भी इन्फेक्शन पहुंच गया तो कभी कभी बाद में इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब जब भी बच्चे प्लान करें तो बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि यूट्रस में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से गर्भधारणा ही नहीं हो रही है, ऐसे भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को लाइटली नहीं लेना कभी भी, ठीक है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर किस से होता है, तो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का वायरस है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मतलब अनसेफ संबंध रखने से वो ट्रांसमिट होता है। पर अभी जो रिसेंट स्टडीज वगैरह आई है उसमें ऐसे भी है कि स्किन कांटेक्ट या बॉडी सिक्रेशन जो रहते हैं उसके कांटेक्ट से भी HPV इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। ये HPV क्या करता है, सर्विक्स मतलब गर्भाशय का जो मुंह रहता है उसमें जाके बैठ जाता है, उसके सेल्स में चेंजेस करना चालू करता है। तो वो चेंजेस की वजह से कुछ सालों बाद अगर इन्फेक्शन वहीं पे रहा तो कुछ सालों बाद सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। सर्विक्स मतलब गर्भाशय का जो मुंह रहता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। सर्विक्स का कैंसर ये इंडियन लेडीज का सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है। तो उसके लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। See, it can happen during the intercourse, but it can transmit later on also. For example, using common toilets या body secretions, अगर HPV पॉजिटिव कोई है तो उसके body secretions अगर कांटेक्ट में आए तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। So you have to be careful, हाँ। मैं आगे भी उसका थोड़ा सा विवरण दूंगी क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सिम्टम्स फॉर दैट, कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं लेते। सिम्टम्स कब आएंगे जब भी बहुत कैंसर की स्टेज बहुत एडवांस स्टेज आएगी तब कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, पर सिम्टम इन्फेक्शन हुआ है इसका कुछ भी सिम्टम नहीं होगा, ठीक है। उसकी कुछ जांच कर सकते हैं हम, मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी कि क्या जांच कर सकते हैं। यानी एक थोड़ा सा ब्रॉड व्यू आपको देने की कोशिश की है कि प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्यों रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेनेंस क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये सब पॉसिबल है किसी को भी, ठीक है। अभी सेफ सेक्स मतलब क्या, तो कुछ तो ऐसे इस्तेमाल करो जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो, प्रेगनेंसी में भी ना रहे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या यूज कर सकते हैं इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा।
सबसे पहले कॉन्डम्स, ये तो आपको पता है हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त कॉन्डम पहनना जरूरी है। कॉन्डम से क्या होता है, बैरियर तैयार होता है, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। उसका एडवांटेज क्या है, इसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, आप जाके किसी भी स्टोर से डायरेक्टली ले सकते हैं। सभी एज ग्रुप्स में, सभी मेडिकल कंडीशन में, ऐसे नहीं कि डायबिटीज़ में नहीं ले सकते, कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है तो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, किसी भी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन देता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस B या HPV इन्फेक्शन, इसमें ये प्रोटेक्शन देता है। क्यों प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि बैरियर है ना। जैसे कोविड में प्रोटेक्शन क्या है, मास्क है। क्यों मास्क प्रोटेक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आया, वैसे ही कॉन्डम्स की प्रोटेक्शन, ठीक है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैंसर्स लाइक सर्वाइकल कैंसर में दिस ऑफर्स प्रोटेक्शन। फेलियर रेट 12% रहता है, पर अगर करेक्टली यूज करें, करेक्ट यूज मतलब क्या रहता है, हर एक टाइम 100% यूज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज यूज किया कल नहीं यूज किया, ऐसे अगर किया तो फेलियर रेट बढ़ेगा। हर टाइम जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तभी कॉन्डम यूज करना है। मेक श्योर कॉन्टैक्ट होने के बाद वो लीक नहीं हुआ है ना, फटा नहीं है, ये जांच करना है। प्रॉपर अगर यूज किया तो उसका फेलियर रेट 12 से 3% तक गिरेगा, है ना। तो इसका रेगुलर यूज करने से प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। दूसरा है कॉपर टी एक टी शेप डिवाइस है जिसमें कॉपर वायर देख सकते हैं, कॉपर वायर है उसमें। तो ये यूट्रस का एक चित्र है, तो यूट्रस में इस तरह से फिट की जाती है। हाँ, ओपीडी प्रोसीजर रहता है। ये यूट्रस में फिट करने से क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय का जो अंदर का लाइनिंग है उसमें चेंजेस होना चालू हो जाता है, जिससे अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो वो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाती, ठीक है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट उसमें मिलता है। वन टाइम मोटिवेशन एडवांटेजेस क्या रहता है, आपको एक बार डिसाइड करना है कि मुझे प्रॉपर्टी बिठानी है तो आप क्या बिठा सकते हैं। पीरियड खत्म होते ही 1-2 दिनों में ये प्रॉपर्टी बिठा सकते हैं। आपकी डॉक्टर के पास क्लिनिक में ही ये बिठा सकते हैं, किसी ऑपरेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ओपीडी प्रोसीजर रहता है। किसी भी क्रॉनिक कंडीशन मतलब डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है, ऐसे किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बार अगर फिट कर लिया तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे अलग अलग तरीके का अलग अलग किस्म के प्रॉपर्टीज रहते हैं जो इतने साल हम रख सकते हैं। मतलब एक फिट किया तो 3 साल के बाद वो रिमूव करना, वापस से इंसर्ट करो, अगले 3 साल, ऐसे उसका लाइफ रहता है, ठीक है। ये पोस्ट डिलीवरी भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद भी हम प्रॉपर्टी बिठा सकते हैं, तो उस समय भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका फेलियर रेट लेस देन 0.5, ठीक है। सो बहुत अच्छा इसका हम बोलते हैं कि परमानेंट मेथड जो रहता है, जो ऑपरेशन बोलते हैं बच्चे बंद करने का ऑपरेशन है, तो उसके कंपेरेबल इसका फेलियर रेट है। इसका ना साइड इफेक्ट थोड़ा एक इतना ही है कि पहले 3-4 महीने प्रॉपर्टी बिठाने के बाद थोड़ा सा पीरियड हेवी हो जाता है या पेनफुल हो जाता है, पर विथ कंटिन्यूस वैसे ही अगर कंटिन्यू रखें तो पीरियड का ब्लीडिंग भी कम हो जाएगा और पेन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लेडीज में ये शुरू हो जाता है ना, वो ईयर्स टुगेदर प्रॉपर्टीज बिठाते चले जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेथड। ये यूज़ करने के बाद बाकी कुछ नहीं यूज़ किया तो भी चलता है। दूसरा आपको ये भी पता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन पिल्स रहते हैं। ये पिल्स जो है इसमें 2 ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स दिए होते हैं। ये याद रख के पीरियड के फर्स्ट या 5th डे से अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन पहले 5 दिनों में चालू करते हैं। हर रोज बिना भूले वो टैबलेट लेना है। स्पेसिफिक 21 दिन या 28 दिन का वो पैक रहता है, उसके हिसाब से मानो 21 दिन का पैक, तो 21 दिन पे लिया फिर वो फिर नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। पीरियड के अगेन फर्स्ट या 5th डे से नेक्स्ट पैक चालू करना है। ऐसे एटस्टेज आप 2 साल तक कर सकते हैं, बीच में थोड़ा रुकिए, फिर अगर चाहिए तो आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है,
बीजांड जो रहता है तो वो उसमें बीज तैयार होना बंद हो जाता है जब तक हम पिल्स यूज कर रहे हैं तब तक। पिल्स यूज करना जिस दिन बंद कर दिया तब अपने आप ओवरीज काम करना चालू कर देते हैं। अगर बीज ही तैयार नहीं होगा ओवरी में तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं होता है ना। एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय का अंदर का आवरण जो होता है वो भी थिन होता जाता है और उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे अगर गर्भधारणा हुई भी तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाती, चिपकती नहीं यूट्रस में, ठीक है। तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है और इसका प्रोटेक्शन रेट कितना है, लेस देन, इसका फेलियर रेट है लेस देन 0.1%, ठीक है। ये एक अनवांटेड 72 का की टैबलेट होती है। मानो कोई भी अगर आप दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, मानो कॉन्डम यूज कर रहे हैं, पर इमरजेंसी में अगर कॉन्डम फट गया तो क्या करेंगे? टेंशन लेके बैठ नहीं सकते कि बाबा प्रेगनेंसी रहेगी नहीं रहेगी, अब तो नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी तौर पे ये अनवांटेड 72 ले सकते हैं। ये एक ही गोली रहती है, अनप्रोटेक्टेड संबंध रखने के 72 आवर्स में वो ले लेंगे, इसलिए उसका नाम अनवांटेड 72। जल्दी से जल्दी ले लो, 72 घंटों के पहले लेना है, ठीक है। तो उससे एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकते हैं। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? इन केसेस ऑफ एक्सीडेंटल रप्चर, जो कॉन्डम अगर रप्चर हो गया तभी, या फिर इन रेप केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेरे ये अगेन एक कॉपर की जैसा डिवाइस है, टी शेप डिवाइस है, पर इसमें कॉपर नहीं रहता है। जो सीधी डंडी है उसमें हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया हुआ रहता है। तो हम कॉपर टी जैसे ही यूट्रस में फिट करते हैं, उसका लाइफ 5 साल का होता है। उसमें होता क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूट्रस में हार्मोन रिलीज किया जाता है। वो रिलीज हार्मोन की वजह से जो अंदर का आवरण है यूट्रस का, वो एकदम बारीक होता जाता है। इस बारीक आवरण की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर कंसीव हुआ भी तो वो चिपकेगी नहीं यूट्रस में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी रहेगी नहीं, पहला। दूसरा, जिन लड़कियों को हेवी पीरियड्स की टेंडेंसी, बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स होते हैं, तो उनको पीरियड्स की मात्रा कम हो जाती है, पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जिसमें ऐसे भी औरतों में हम बताते हैं कि थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ अगर गर्भाशय के अंदर के लाइनिंग में चेंजेस हो गए हैं जो कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसमें भी हम मिरेना बता सकते हैं, जो कि वो जो सेल के चेंजेस है वो नॉर्मल की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये मिरेना है, ठीक है। हाँ, मैंने अभी जैसे बोला कि इसका भी फेलियर रेट 0.1% है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि इंटरमीडिएट स्पॉट, मतलब जैसे हमको आदत रहती ना कि हर महीने पीरियड एक ऑफर आ गया, ऐसे पीरियड रहता है, और जब मिरेना बिठाएंगे तो उसके बाद एक 4-6 महीनों में धीरे धीरे करके पीरियड का पीरियड बहुत कम हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि बीच बीच में कभी 1-2 दिन स्पॉटिंग हो गया, फिर प्रॉपर पीरियड आया ही नहीं, 4-6 महीने में पीरियड ही बंद हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो कितना याद रखना है हमें कि पीरियड बंद हो गया मतलब मेनोपॉज आया, ऐसे नहीं। मिरेना हमने यूट्रस में फिट किया है, तो यूट्रस का जो अंदर का आवरण है वो इतना पतला हो जाता है कि हमें ब्लीडिंग ही दिखता नहीं, इतना वो पतला हो जाता है। पर ओवरीज का काम तो, अंडाशय का काम तो वैसे ही चल रहा है। तो जिस समय हम मिरेना निकालेंगे आपके पीरियड्स तुरंत वापस चालू हो जाए, ठीक है। तो मिरेना बिठाया है, इसका ब्लीडिंग कम हो जाता है, यूट्रस पर उसका लोकल इफेक्ट होता है, ठीक है, बाकी बॉडी पर उसका विशेष इफेक्ट नहीं होता। ये एक प्रकार का इंजेक्शन है, DMPA बोलते हैं उसको, डेल्टोप्रोवेयर। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही इंजेक्शन रहता है, हर 3 महीनों में ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंजेक्शन एट लगा सकते हैं। तो ये पहले कुछ सालों पहले ये काफ़ी यूज़ होता था, अब थोड़ा सा यूज इसका कम हो गया है, पर ये भी एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। उसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि इससे कभी कभी थोड़ा सा बोन्स वीक होने की संभावना रहती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
वो होने की संभावना रहती है, इसलिए ये अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, पर गांव देहात में अभी भी कई कई जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब जब भी अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ गए, तो जैसे कि 25 से मानो 45 ईयर्स तक, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक तो इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 पीरियड्स के बीच में थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता ही है, वो होना ही चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? स्टिकी रहता है, जैसे म्यूकस रहता है ना, सिर्फ चिपचिपा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, पानी जैसा। हाँ, वैसा अगर रहा चिपचिपा और ट्रांसपेरेंट, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। वैसा होना ही चाहिए, उससे लोकल इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उसका जो प्रतिकार क्षमता रहती है वजाइनल कैनाल की, वो अच्छी रहती है। वो अगर मानो ऐसे गाढ़ा हो गया, दही जैसा एकदम वाइट हो गया, या थोड़ा सा पीला ग्रीनिश ऐसे अगर हो गया, तो उसको ठीक है, तो उसको जांच की जरूरत है। या उसमें फाउल स्मेल है, ऐसे कुछ तो अजीब सा स्मेल आ रहा है, इचिंग ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। कभी कभी रैशेस हो जाते हैं इसकी वजह से, वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी कभी कभी अगर इन्फेक्टिव रहा तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही पास है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर ऐसे अबनॉर्मल डिस्चार्ज आपको लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, चेक करके ही ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज भी बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कैसे करें, क्या करें? हमने फैमिली प्लानिंग का तो अभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑप्शंस हमने देखे, और प्रेगनेंसी और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ये मेन हेड्स है जिसके जो रिप्रोडक्टिव एज में हमें देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी मतलब गर्भधारणा नहीं हो रही है, तो क्या रीजन इसके रहते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। गर्भधारणा अगर नहीं हो रही है किसी कपल को, तो दोनों की जांच होना जरूरी है, सिर्फ फीमेल की जांच नहीं, पुरुष की भी जांच होना बहुत जरूरी है। पुरुष में धातु की जांच करते हैं, सीमेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें स्पर्म्स कितने हैं, अच्छे से मोटाई है नहीं है, वो सब देखते हैं। फीमेल्स में क्या क्या देखेंगे, 2-3 चीज़ें जरूरी होती है। एक तो ओवरी में, बीजांडकोश में बीज अच्छे से तैयार हो रहे कि नहीं, वो अच्छे से प्रॉपर टाइम पे फूट रहे कि नहीं, इसको ओव्यूलेशन स्टडीज होते हैं। ओव्यूलेशन सोनोग्राफी में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो बीज तैयार होता है, किस दिन फूटता है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल स्टडीज, हार्मोन्स ही हमारी मासिक जो महामारी रहती है उसका संतुलन बनाए रखते हैं, तो वो हार्मोन्स प्रॉपर इसमें है ना, प्रमाण में है ना, क्योंकि वो भी कम ज़्यादा हुए तो इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। गर्भाशय और गर्भनलिका ये प्रॉपर है ना, उसमें कुछ डिजीज या इन्फेक्शन नहीं है ना, उसमें कुछ चिपका हुआ नहीं है ना, वो प्रॉपरली क्या बोलते हैं पेटेंट है ना, मतलब गर्भनलिका है हॉलो होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर बीज यूट्रस में वो ला सकते हैं। तो वो जांच करने के लिए एक्सरेज रहते हैं, जिसको HSG बोलते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब जो दूरबीन की सहायता से गर्भाशय और पेट में बाकी के ऑर्गन्स की जांच हम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रहने के लिए नेचुरल मेथड्स तो रहते ही हैं। अगर जिनको नेचुरल मेथड से नहीं प्रेगनेंसी रह रही, उनको इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या IVF ऐसे ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, जांच करते हैं कि बीज अच्छे से तैयार हो रहा है, जिस दिन फूटता है उस दिन हस्बैंड का सीमेंट कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, धातु कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, वो वॉश करते हैं और उसमें का जो हेल्दी शुक्राणु है, जो स्पर्म्स अच्छे स्पर्म्स है, वो डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं, उससे प्रेगनेंसी रहने की पॉसिबिलिटी 20 से 30% ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। कुछ
साइकिल ऐसे करने के बाद भी अगर नहीं प्रेगनेंसी रही या और कुछ फैक्टर्स हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं रही, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी तो सबको पता है ना, उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म कलेक्ट करेंगे, एग कलेक्ट करेंगे, बाहर उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे, और जो भी हम बच्चा नहीं बोल सकते पर जो भी गर्भ तैयार होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से वो किया जाता है डिश में। इसको स्पेशलाइज्ड लैब्स लगते हैं और ये अंडर मेडिकल सुपरविजन ही करना जरूरी है। ठीक है, कुछ स्त्रियों में कुछ वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला है रुबेला। तो रुबेला इन्फेक्शन क्या रहता है, इसको जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारा फ्लू रहता है ना, सर्दी खांसी वाला, वैसा ही इन्फेक्शन रहता है, वैसे ही वो स्प्रेड भी होता है बच्चों में या यंग एडल्ट्स में। कभी कभी वो स्किन रैशेस भी देता है, इस प्रकार का ये इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, ठीक है, तो हम जो यंग एज में हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो उसमें रुबेला का डोज दिया जाता है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो रुबेला की टेस्ट करके रुबेला डोज दे सकते हैं। रुबेला का जो वैक्सीन रहता है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो भी ले लो। एक बार प्रेगनेंसी प्लान करने लगे हैं तो तभी नहीं लेना है रुबेला का वैक्सीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा है जो सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अब अवेलेबल है। मैंने जैसे बोला था कि HPV इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं कि इंडिया में हर साल 1,32,000 औरतें डायग्नोज होती है सर्वाइकल कैंसर के साथ, और डेथ कितनी होती है उनमें से 74,000। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड ऐसे देखें तो हर 7 मिनट में एक औरत सर्वाइकल कैंसर की वजह से मर सकती है। तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की वजह से। तो ये जो है ये HPV वायरस है, इसमें अलग अलग तरीके की जातियाँ होती हैं। इसमें 16, 18, 45 और 31 ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मैंने जैसे बोला कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है, और कॉन्डोम प्रिवेंट करता है। कॉन्डोम्स की वजह से ये इन्फेक्शन रुक सकता है। वैक्सीन कैसे होगा सर्वाइकल कैंसर का? सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन 70 to 75%, 70 से 75% ये इन्फेक्शन कम करती है, प्रोग्रेशन कम करता है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है इसके 3 डोसेज रहते हैं। आज अगर हम पहला वैक्सीन लिया तो 2 महीने के बाद और 6 महीने के बाद, ऐसे डोसेज रहते हैं। अगर हम किस में ये वैक्सीन देते हैं, 9 से 45 साल की सभी फीमेल्स में ये वैक्सीन दिया जा सकता है। 13 साल से अगर कम उम्र की लड़कियों में वैक्सीन दिया तो 2 ही डोसेज इनफ है। मतलब आज अगर दिया तो 6 महीने के बाद 2 ही डोसेज दे सकते हैं। 13 साल के बाद में 3 डोसेज में। ठीक है, उसकी कॉस्ट अराउंड 2500 पर डोज रहती है, और कैंसर प्रोग्रेशन कैंसर बर्डन अराउंड 70 to 75% कम किया जाता है। ठीक है, कैंसर स्क्रीनिंग, अभी औरतों में कैंसर स्क्रीनिंग क्या क्या होता है? तो एक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर है, सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं हर महीने कि कुछ गांठ तो नहीं लग रही ना। अगर आपको गांठ लगे तो डॉक्टर के पास जाइए। मैमोग्राफी या सोनोग्राफी ब्रेस्ट की कर सकते हैं, जिससे अर्ली डायग्नोसिस होने में मदद मिलती है।
ये रहा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी 40 साल के बाद की सभी औरतों की ईयरली मैम 1 साल में तो मैमोग्राफी करनी चाहिए। पैप्समियर टेस्ट, मैंने जो सर्वाइकल कैंसर बोला था उसकी ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप्समियर टेस्ट सभी औरतों ने करवा के लेनी चाहिए। हर 3 साल में पैप्समियर टेस्ट होना जरूरी है 65 साल के होने तक। अगर आपने नहीं करवाया है तो डेफिनेटली जाके करवाइए। इससे बहुत अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, और अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो कुछ प्रकार के हार्मोनल टैबलेट्स या ऐसे दे के 10-15 साल में होने वाला कैंसर हम कंप्लीटली 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है पैप्समियर टेस्ट, ठीक है। और सोनोग्राफी, पेट की जो सोनोग्राफी रहती है वो भी हर साल करना जरूरी है। वो ओवरीज के और यूट्रस के कैंसर के लिए ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने लिखा है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग टेस्ट। ईयरली एक बार चेकअप तो सबका होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 40 ईयरली चेकअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन एट राइट एज इन राइट डोसेस, जो भी वैक्सीनेशन आप लेने वाले हैं, और जैसे हम फिजिकल बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ, मानसिक हमारा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसको भी महत्व देना बहुत ज़रूरी है। और सब लोगों का स्वस्थ रहना और खुश रहना ये भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चन हैं हम शायद एंड में लेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं शुभना मैम से विनती करती हूँ कि वो मार्गदर्शन करें। गुड इवनिंग एवरीवन। तनुश्री ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। शी कवर्ड बहुत टॉपिक्स उसने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो आई ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। This is the organization that I represent. So it is an organization of multi-specialty organization involving different doctors, gynecologists है, orthopedic surgeons है, cardiologists है। मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ क्योंकि मेनोपॉजल मेडिसिन has become a separate branch, क्योंकि इसके कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स रहते हैं and you need all the doctors to take care of them. So that is the organization I represent. So, तनुश्री ने जो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम मिनॉरिटी टू रिप्रोडक्टिव एज कवर किया, एंड वी विल कवर 40+ एज के क्या प्रॉब्लम्स है, एंड आई थिंक वो पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा वुमेन हेल्थ का। तो वुमेन प्लेज अ लॉट ऑफ रोल्स। ये सुभाषित आपको शायद जानते हो। इट सेज कारेश मंत्री कर्णेश दासी पूज्येश माता सजनेश रंभा धर्मानुकूल क्षमया धरित्री। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो वुमन प्लेज अ रोल कार्य में। शी इज लाइक अ मिनिस्टर। काम वो नासिक जैसे काम करती है, खाना बनाती है। इन बेड शी इज रंभा, और वो बहुत समाज में रहती है। शी इज लाइक धरित्री, एंड धर्म का अधिष्ठान स्त्री के ऊपर रहता है, और ऐसी पतिव्रता मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत सी महिलाएं ये पूरा सब रोल्स निभाती रहती है, और ये जब सब रोल्स को निभाती रहती है तो वन थिंग शी फॉरगेट्स
एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि खुद की तरफ ध्यान दें। और जब खुद की तरफ आप 40, 45, 50 साल ध्यान ना दो, सिर्फ आपकी फैमिली का ख्याल रखो, उनके लिए दौड़ते रहो, उनके लिए काम करते रहो, तो फाइनली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम तो आनी है। एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई सी इन माय प्रैक्टिस। मेरे पास क्लिनिक है जिसमें बहुत सारी 40+ महिलाओं को मैं ट्रीट करती हूँ। The most important problem is nobody has paid any attention to their health. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बहुत बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब हम छोटे थे तो अगर 60 साल की किसी व्यक्ति का मृत्यु हो तो हम बोलते थे हाँ वैसे तो उम्र ही हो गई थी, बट नाउ समर टाइम में एज ऑफ 60 नहीं, तो ज़्यादा तो उम्र नहीं थी, बिकॉज नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज बिकम 75+ ऑन एन एवरेज, और 85, 90 के लोग भी बहुत दिखते हैं आजकल। सो 1/3 ऑफ योर लाइफ, स्पेशली विमेन में 1/3 ऑफ योर लाइफ आपको पीरियड आपके खत्म हो जाएंगे अराउंड 45 to 50 में। दैट इज एवरेज एज इन इंडिया। 45 के 50 के बीच में मेनोपॉज आ जाता है। सो 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्टिल देयर, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हेल्थ का ख्याल ना रखें तो वो बहुत मिजरेबल होने वाला है, बहुत कष्टपूर्ण होने वाला है आपकी ज़िंदगी, उसके बाकी जो 20-25 साल आपके बाकी है उसमें। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर वी एमिंग एट, we want all women to be fit at 50, strong at 60, independent at 80. That is the motto of the organization. So now you know everyone knows her. She's Sudha Murthy. She's 71 and still going very strong. So everyone should be like that. तो क्या करना चाहिए आपको, किस लिए करना चाहिए? What is important is बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो अगर आपको अच्छी रखनी है, मेरा मतलब क्या है, अगर आप 70 साल के हो, आप उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चलने को किसी के सहारे की जरूरत है, आप ठीक तरह से खाना नहीं खा पाते, घूमने के लिए नहीं जा सकते, तो देयर इज नो क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप घर में कुछ काम नहीं कर सकते, आपके पोता पोती या जो भी घर में उसको संभाल नहीं सकते, उनके साथ नहीं खेल सकते, तो देयर इज नो क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यू वांट कि अगर अपनी जिंदगी अच्छे से जिए तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंट डिसेबिलिटीज, प्रिवेंट कैंसर प्रिवेंशन की जो टेस्ट है अभी तनुश्री ने बताई, तो आई नॉट अगेन रिपीट देम, बट दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू आफ्टर एज ऑफ 40। कैंसर प्रिवेंशन, बिकॉज लॉट ऑफ कैंसर इफ डिटेक्टेड अर्ली वो क्योर हो सकते हैं आजकल। फंक्शन इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बोला यू शुड बी इंडिपेंडेंट। यहाँ आपको चलने में किसी के सहारे की जरूरत है, खाने में किसी के सहारे की जरूरत है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स आपको ट्रीट करते हैं। सो 40+ इज द अल्टीमेट वेट ऑफ फॉल फॉर योर ओन हेल्थ। सो अगर आप अभी भी उसके लिए काम करना, अपने लिए काम नहीं शुरू करो, तो याद रखना आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है आफ्टर द एज ऑफ 60। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो यंग जनरेशन है या उनको मैं बोलूँगी घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनको बता देना कि दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू देयर हेल्थ। So you have to find time for yourself. It is very important. I go quickly in this. ये सब पता है कि premenopause is what Tanushree was describing. Reproductive age and बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते रहते हैं, स्कूल में जाते रहते हैं, they are all busy. And then comes the perimenopausal जब you become 40+, फिर आपके पीरियड थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, फिर आपको कुछ हेल्थ के इश्यू चालू होते हैं, कभी बैकिंग होता है, कभी घुटने में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है।
किसी किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को शुगर डिटेक्ट हो जाती है. सो यू स्टार्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस पेरिमेनोपॉज एंड फाइनली यू बिकम मेनोपॉजल. आपके पीरियड बिल्कुल ही रुक जाते हैं, फिर बिकम मेनोपॉजल. सो मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति किसे बोलते हैं? जब आपको कंप्लीट 12 मंथ्स पीरियड नहीं आएंगे तो उसको बोलते हैं वो लेडी मेनोपॉजल हो गई. एवरेज इंडिया में 46-51 है. अगर किसी का ऑपरेशन हो जाए फॉर व्हाटएवर रीजन, जिसमें ओवरीज और यूट्रस दोनों निकाले जाए, तो वो सर्जिकल मेनोपॉज हो जाता है, यानी सर्जरी की वजह से आया हुआ मेनोपॉज. आमतौर पर आजकल अगर यूट्रस में निकालना पड़े किसी भी वजह से, तो भी ओवरीज अगर आपका उम्र कम है, इट इज लेस देन 65, ओवरीज नहीं निकालते, बिकॉज ओवरीज आपने देखा बहुत सारे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है. और अगर 40 के पहले आपको मेनोपॉज आ जाए तो इट्स कॉल्ड प्रीमैच्योर मेनोपॉज. उसके बहुत सारे हेल्थ इम्प्लिकेशंस रहते हैं, यानी कि आपको मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे. यानी कि नॉर्मली 60 ईयर्स की जो 60-70 ईयर्स की जो बुद्धि होती है वो 50 की उम्र में ही वो बुद्धि हो जाएगी. लड़की अगर उसको 40 ईयर्स से पहले ही उसका मेनोपॉज हो जाएगा. तो जैसे समझ मैंने बोला कि हार्मोन्स रहते हैं, 3 मेन हार्मोन्स रहते हैं फीमेल्स में. हाउ मच टाइम? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन. आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ ऑल द हार्मोन्स, आई जस्ट टॉक अबाउट एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो लड़की का जो स्त्री में परिवर्तन होता है, छोटी लड़की का, और जो सारे चेंजेस रहते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, टिपिकल फीमेल की जो फिगर रहती है, तो वो जो सब काम रहते हैं ना वो एस्ट्रोजन करता है. और दैट्स नॉट द ओनली थिंग. एस्ट्रोजन के कारण आप ये आप कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के, बट इट इज नॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन द बॉडी. ये जो हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन, एक नॉट ओनली मेंटेन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो हेल्थ रहता है, यानी यूट्रस, गर्भाशय, आपका योनि मार्ग, इसकी हेल्थ तो रखता ही है, बट इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द बोन्स. इट ऑल्सो एक्ट्स इन योर ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं हम, रक्त नलिका जिसको बोलते हैं, उसमें भी काम करता है. फिर इट ऑल्सो एक्ट्स इन योर ब्रेन, जो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन करता है सेंटर. इट एक्ट्स इवन ऑन दैट. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में जो भी आपको सिम्टम्स आएंगे, जो भी आपको तकलीफ होगी, वो सब ये एस्ट्रोजन के रिलेटेड है. क्योंकि जब आपकी मावरी खत्म हो जाती है, आपका मेनोपॉज हो जाता है, तो ऑल दिस हार्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, और इसके लिए इसकी एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है. और एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जब होती है तो आपको उसके सारे सिम्टम्स आने वाले हैं. तो ये जो है मूड और बिहेवियर पैटर्न भी ये मेंटेन करता है. एंड व्हेन आई शो यू दिस नेक्स्ट स्लाइड, आपको समझ में आएगा कि ये जो आपको पूरे सिम्टम्स आने वाले हैं पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल एज में, ये सब इससे रिलेटेड है. ये कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करता है, सेक्स ड्राइव प्रमोट करता है, बोन प्रिजर्व करता है, मूड और एवरीथिंग एक्ट्स ऑन एवरीथिंग. एंड्रोजन जो रहता है, हर महिला में कुछ पुरुषीय अंश होता है और हर पुरुष में कोई महिला का अंश होता है. सो महिला और पुरुष में दोनों हार्मोन्स रहते हैं, दोनों उनका जो प्रमाण रहता है वो अलग रहता है. सो स्त्रियों में भी यस, आपने अभी बोला कि एस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है ये मेनोपॉज में, तो ऐसी कोई मेडिसिन या इंजेक्शन है कि वी कैन टेक? I'll come to that. We'll take the questions at the end, so many of your questions might be answered. तो मेनोपॉज में क्या होता है? ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स. जो आपको अंडाशय बताया था मनुष्य ने, वो फिक्स्ड ओवरी, फिक्स ओवा लेके हम जन्मते हैं.
तो जो भी उसमें जो अंडे रहते हैं वो अंडे हर एक महीने में जो मैच्योर हो जाता है, और एक जो भी मैच्योर होता है उसके साथ और 10 खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी फिक्स नंबर ऑफ ओवा रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक बार वो खत्म हो गए तो फिर अंडा तैयार होगा, उसके साथ एसोसिएटेड जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ओवरी में वो बंद हो जाते हैं। सो वंस ऑल दोस ओवाज आर एग्जॉस्टेड यू बिकम मेनोपॉज। जैसे ही आपको मेनोपॉज आया, यानी जैसे ही वो अंडा तैयार होना बंद हो गया तो उसके साथ एस्ट्रोजन बनना भी बंद हो गया। तो दैट्स व्हाई यू गेट ऑल दिस सिम्पटम्स एंड सो देयर आर नो पीरियड्स। और फिर वंस यू आर कंफर्म मेनोपॉजल आपको प्रेगनेंसी की भी कोई भी चांसेस नहीं रहते क्योंकि अनलाइक तैयार होते हैं। लेकिन पेरीमेनोपॉजल एज में बहुत इरेगुलर हो जाता है, कभी कभी ओव्यूलेशन होता है, कभी कभी अंडा तैयार होता है, कभी कभी नहीं होता। उसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। तो दैट टाइम यू कैन स्टिल कंसीव योर बेबी केयरफुल। सो ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? There are almost 35 symptoms associated with menopause. इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने क्लिनिक में देखती हूँ, the topmost on the list is psychological symptoms. इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, रोना धोना बहुत चालू हो जाता है। घर के लोगों को समझ में नहीं आता कि ये अच्छी बनी थी 2 साल से पहले तक, अब इसको क्या हो गया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। शी बिकम्स वेरी इरिटेबल, बहुत गुस्सा करती है, बहुत रोती है, किसी की समझ में नहीं आता कि इसको क्या हो रहा है। यूजुअली बहुत सारा डिप्रेशन भी होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के कारण और सब बिगड़ जाता है एंड द साइकिल गोज ऑन। और बहुत ज़्यादा फटीग, और उसमें एज भी है क्योंकि जैसे आपका एज बढ़ता है तो आपका स्टैमिना तो कम होने वाला है। दैट इज समथिंग वन हैज टू एक्सेप्ट। जो काम आप 30 साल की उम्र में करेंगे वो 40 की नहीं करेंगे, 40 की करेंगे वो 50 में नहीं करने वाले। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट स्पेशली एट द मेनोपॉज ये ट्रांजिशन बहुत एक्यूट होता है, फटीगेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो द सेकंड टॉप मोस्ट सिम्पटम इज हॉट फ्लैशेस, यानी कि बहुत गर्मी होना शरीर में। और ये बहुत अनइवन होता है, जब सबको ठंडी लगती रहती है इस महिला को बहुत गर्मी होती है, और सबको जब बहुत गर्मी होती रहती है एक महिला को ठंडी लगने लगती है तो सब लोग और कंफ्यूज होते हैं, महिला भी और कंफ्यूज हो जाती है। एक तो उसका रोना धोना चालू रहता है, वो इरिटेबल रहती है, गुस्सा करते रहती है, और फिर ये चालू हो जाता है जब पंखा लगाते हैं तो बोलते हैं मुझे ठंडी लगती है। जब सबको ठंडी लगती है तो पंखा चलाओ तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। सो एक्चुअली नीड द काउंसलिंग टू द होल फैमिली समटाइम्स क्योंकि एवरीवन इज डिस्टर्ब्ड। I will not go into detail. इसमें सिंपल जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं दैट कैन डू, वेयर यूज क्लोथ्स, फिर बॉडी टेम्परेचर को रखो, वॉइस वाइज रखो, शब्द रखो साथ में, and yoga and meditation does help here because it helps you to get your things back to normal. ये थॉट प्रोसेस इसके लिए होती है कि जो हाइपोथैलेमस सेंटर जो टेम्परेचर रेगुलर करता है, व्हाटएवर में भी द टेम्परेचर आउटसाइड आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज इट इज द सेंटर इन योर ब्रेन जो टेम्परेचर आपका कंट्रोल में रखता है। तो दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, और इसके लिए आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। बट यूजुअली इट इज ट्रांजिएंट, 1 या 2 साल, किसी को 2 महीने ही आएंगे, किसी को 2 साल चलेंगे, किसी को 5 साल भी चलेंगे। तो वो ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होगा। जिसको भी तकलीफ है दे हैव टू टेक ट्रीटमेंट। अगर बहुत डिस्टर्बिंग है तो माइनर है तो इट विल गो अवे एंड योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज से आपके कवर हो जाएंगे। किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो देयर एक्चुअली आस्किंग कि एस्ट्रोजन नहीं ले सकते क्या, तो एस्ट्रोजन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू टाइड ओवर द पीरियड। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है तो वी गिव एस्ट्रोजन, तो इट रियली हेल्प्स इन दोस पार्ट। So next thing is क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हेल्थ इज मेंटेन बाय एस्ट्रोजन तो उसका हेल्थ कम होने लगता है। इट बिकम्स थिन, यू गेट यूरिन प्रॉब्लम, यू गेट सेक्सुअल प्रॉब्लम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे। आपको ड्राइनेस होगी, इचिंग होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी। Sexual desire is reduced. Very few women will come forward with this problem, but हम लोग
एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं, समटाइम्स इट कैन कॉज सोमैटिक डिसहार्मनी, कपल के बीच में बहुत उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। I'll not go into the details. During the many these problems रहते हैं, एक स्ट्रेस इंकॉन्फिडेंस, यानी कि आप अगर हंसो, जोर से हंसो, जंप करो तो आपकी यूरिन हो जाएगी, स्ट्रेस इंकॉन्फिडेंस। दूसरा है अर्ज इंकॉन्फिडेंस, यानी कि एक बार आपको लगा कि बाथरूम जाना है, तो you cannot hold it even until you reach the bathroom or you have to run to the bathroom। ये जो सिम्टम है इसको अर्ज इंकॉन्फिडेंस बोलते हैं। और तीसरा है कि जो स्ट्रोक या ऐसा कुछ है तो इतना ब्लैडर बच जाता है कि ओवरफ्लो हो जाता है, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट ये पहले जो है वो बहुत कॉमन है, दोनों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एक ही हाईलाइट करना है मुझे, हर एक का पैटर्न अलग होगा। किसी को रेगुलर आएंगे, एक दिन अचानक बंद हो जाएंगे, किसी को इंटरवल बढ़ते जाएगा, ब्लीडिंग कम होते जाएगा, धीरे स्टॉप करते, और किसी का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, बहुत 15 days 20 days ब्लीडिंग, बहुत हेवी ब्लीडिंग होगा, एंड दैट इज द वार्निंग सिम्टम्स यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। आमतौर पर मैं क्या देखती हूँ, मेरे क्लिनिक पे जो लोग आते हैं तो दे reach me after 1 month of bleeding, 2 months of bleeding, which is not good. Any bleeding which is more than 7 days regularly, like Tanushree said, more than 3 to 4 pads per day is abnormal and need treatment. You have to go to the doctor and find out if you're overrun. Most of the time it is treatable, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, बट इतना ब्लीडिंग होना 1-2 महीना is not the normal thing, so डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। सेकंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, यानी कि आपके बोन्स और आपके मसल्स बहुत वीक होने वाले हैं, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, एंड दैट्स व्हाई दैट एक्सरसाइज दैट तनुश्री वाज टेलिंग इन यंग एज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो आप तभी स्टोर करेंगे उसका हिस्सा कम होते जाने वाला है। जो पीक बोन मास इज डेवलप अराउंड 25 to 30 years, and after that you start losing your bone and muscle दोनों। Whatever you do is irrespective of your diet, exercise, you will keep on losing bone and muscle, and इसके लिए whatever you gain in the first place is very very important। So क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी बोन्स ग्रोथ रेटेड और थिन हो जाती है, दैट इज द फ्यूचर। This is the normal bone, you can see this is the osteoporotic bone, और ये फ्रैक्चर होते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये प्रिवेंटेबल रहता है, प्रॉपर एक्सरसाइज, और फ्रैक्चर इज नेक्स्ट कॉमन टू कैंसर्स, सो उससे मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपको डिसेबिलिटी बहुत आने वाली है। उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको डेक्सा स्कैन की बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करनी पड़ती है, दैट इज द ओनली टेस्ट व्हिच विल टेल यू हाउ योर बोन्स आर। नेक्स्ट थिंग इज हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम आफ्टर मेनोपॉज बहुत फीमेल्स में बढ़ता है, बिकॉज एज आई शोड यू एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपके हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ने वाले हैं। कैंसर बिकॉज ऑफ दैट एज, ये सब कैंसर जो है वो बढ़ जाते हैं। उसका क्या करना है, तनुश्री ने आपको ऑलरेडी बोला है, सो यू नीड टू डू ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर एज ऑफ 40, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो सभी यही एज में आने वाला है आपको। सो ऐसे में अगर किसी को तकलीफ है तो प्लीज रिपोर्ट टू द डॉक्टर अर्ली, बिकॉज दिस नीड्स सर्जरी लगती है। ये कमिंग आउट ऑफ योर वजाइना, यूट्रस इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना। और क्या होता है ना, महिलाएं बहुत शर्माती है और जाना नहीं चाहती डॉक्टर के पास, एंड बाय द टाइम द रीजन देयर समथिंग लाइक 75, 80, सो सर्जरी भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो गेट इट ऑपरेटेड एट द राइट टाइम, क्योंकि ये कोई भी दवाई से और कोई भी दूसरे एक्सरसाइज से अंदर नहीं जाने वाला, सर्जरी का है। तो कैसे अवॉइड करना है, तनुश्री has elaborated in detail on diet and exercise।
investigations on time, psychological intervention, सब हमने बोला है. Prevention starts कैल्शियम देना पोस्ट मेनोपॉज के बाद बहुत जरूरी है. एंड स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस यानी कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो बहुत वीक हो जाते हैं मसल्स और बोन्स. तो योगा तो करना है बट दैट कैन नॉट बी द ओनली एक्सरसाइज. तो 2 or 3 minutes of yoga. Almost done. इसका मतलब ये है इन शॉर्ट की बहुत दुर्बल से दुर्बल और व्याधिग्रस्त आदमी भी योगा कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है. तो मेडिकल पार्ट प्राणायाम योगा का और इनवॉलेंटरी फंक्शन जो होते हैं यानी कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, योर हार्ट, ये जो सब फंक्शंस रहते हैं दे कीप ऑन वर्किंग. आप ये नहीं कर सकते कि मैं अभी बैठ के मैं फूड डाइजेस्ट कर रही हूँ. इट जस्ट गोज ऑन. या मैं अभी हार्ट को थोड़ा बोलती हूँ आप रेस्ट ले लो बंद कर दो, नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी के लिए इट्स नॉट ऑटोनॉमी and it is regulated by 2 systems, sympathetic और parasympathetic बोलते हैं उसको. they have opposite action. अगर आप sympathetic stimulate करो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाने वाला है, बीपी बढ़ जाने वाला है. आप parasympathetic करो तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट सब कम होने वाला है. and what yoga does is it helps you to improve your parasympathetic tone because you're slowing down everything. So that is how actually it works. And your breathing is very closely linked to your emotions. If you are angry, आपका breathing fast होता है. If you are happy, आपका breathing slow होने वाला है. So other way around, if you control your breathing, you can control your emotions. That is the way it works. So that's how the pranayama and breathing exercises will help you to control your emotions. And every emotion has a corresponding hormone and nervous activation in your body. So once you control your emotions, वो automatically आपका hormone secretions वो सब कम होने वाला है. That is how medical there are a lot of studies now done कि how it works. We know it works, but medically पता नहीं था कि क्यों काम कर रहा है. So a lot of studies now done कि what is the mechanism of yoga and pranayama and everything. How does it actually work in the body? That is the way it works. Like this. So like I said, there is a body mind link. So yoga cannot be actually equated to asanas. अपन लोगों के आजकल हम समझते हैं कि योगा क्लास है कि आसना क्लास है. It is not the truth. It is much more holistic and it goes very close to the WHO definition. It not only promotes your physical well-being, but it also brings you emotional, social, and spiritual well-being. So that is how actually yoga strives for WHO definition. Integrating your physical, physiological, emotional, mental, and spiritual well-being. So it's very important to practice that. So there are studies which have proved that it is helpful in muscle weakness, bone strength, heart flushes, improves quality. There are scientific studies which are not included because that will take too much time. I think doctor visits is already covered. It's very important to visit a doctor in spite of all your healthy diet and healthy this thing. Do routine investigations yearly and routine cancer screening. This is already covered. So emotional well-being is extremely important. Friends are the mainstay after your 40 plus age. Unless you have good friends, you will not survive. So growing old is natural, but getting old is not. And age is an issue of mind or matter. If you don't mind, it doesn't matter. So stay young and healthy. She is now 50 plus, but she is as beautiful as ever because I think she is taking good care of her health.
है. So we all can be like if we pay enough attention to it. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. आप दोनों यहाँ पे आए और हमें मार्गदर्शन किया और हमें जो आज मार्गदर्शन मिला है उसका हम अच्छे से लाभ उठाएंगे. आपने जो भी मार्गदर्शन बोला है, जो आसना करने चाहिए, योगा करना चाहिए, जो टेस्ट करने चाहिए, जिससे कि हमें लाइक वुमन हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो प्यूबर्टी से हो गए या फिर मेनोपॉज रिलेटेड हो गए, उन सबका हमारा खुद का हम केयर करेंगे और आजू बाजू में भी हम लोग ये ध्यान रखेंगे. इसकी मैं आशा करती हूँ और आप सब इस प्रोग्राम में सहभागी हुए, इसलिए मैं आप सबका भी धन्यवाद मानती हूँ. आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ. थैंक यू सो मच.